दोस्तों 8। और कमल जब लौट कर आया तो नलिनी एक किताब हाथ में लेकर लेटी हुई पढ़ रही थी। पद्म सुंदरी दूसरे घर के ओसारे पर खाना पका रही थी। खेत से आने के बाद नलिनी का मन 7वें आसमान को छू रहा था। आते ही उसने माँ की आंखों में कुछ पढ़ने का प्रयास किया था। उसके हृदय में जो उमंगें उठ रही थी उसे छुपाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। शाम होते ही उसने दीप जलाया और एक पुस्तक लेकर बैठ गई। कमल ने आते ही पद्मश्री से पहले नलिनी के बारे में पूछा। आज उसका चेहरा कुछ उतरा सा था। जिस उल्लास के साथ वह नलिनी के पास से गया था उस पर शाम के धुंधल के साथ साथ जैसे विषाद की मलिनता भी पसर गई हो। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत चिंतित हो, किसी विषय पर सोचते सोचते जैसे थक चुका हो। और जब वह नलिनी के पास आया तो पुस्तक में वह इतना डूबी हुई थी कि उसे कमल के आने का एहसास भी नहीं हुआ। कमल चुपचाप खड़ा हो गया और उस मुग्धा को देखता रहा। फिर एक गहन उदासी की छाया उसके ऊपर फैल गई। कुछ ही देर पहले की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने नाच उठी। उसने सोचा कि निर्धनता समाज का कितना बड़ा अभिशाप है। पद्मश्री ने नलिनी की शादी की चर्चा की थी। आज समाज में कन्यादान समस्या बनकर खड़ा है जिसका समाधान बहुत कठिन है। नलिनी रूप में लक्ष्मी और गुण में सरस्वती है। ये लड़की जिस घर जाएगी उसकी शोभा में 4 चांद लगा देगी, लेकिन उसका एक गुण इस समाज के लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि उसकी माँ दहेज में 10-5 हजार रुपये नहीं गिन सकती है। परिणाम यही होता है कि जैसे तैसे वे वर के हाथ में बेटी को सौंप कर लोग निरीह अबला की बलि चढ़ा देते हैं। आवाज की दुनिया की दोस्तों, नलिनी से विदा लेकर जब वह जा रहा था तो रास्ते में भैरव बाबू ने उसे बुलाया था। भैरव बाबू समाज के सम्मानित व्यक्ति है। उनके साथ एक और अपरिचित व्यक्ति बैठे थे जिन्हें कमल पहचान नहीं सका। एक बार उत्सुकता पूर्ण दृष्टि से उस अपरिचित को देखकर वह भैरव बाबू से बात करने लगा था। कुछ देर तक गांव जमार की बातें होती रही। फिर उस अपरिचित से परिचय कराते हुए भैरव बाबू बोले, इन्हें तो नहीं पहचाना होगा, ये है हमारे रामपुर वाले साधु के छोटे भाई। कमल ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर भैरव बाबू से बोला, क्या आज ही आए हैं? नहीं, कल ही आए हैं। पिछले वर्ष इनकी घरवाली गुजर गई। मैं कहता हूँ कि अभी इनकी उम्र ही क्या हुई है, शादी कर लीजिए। सो सुनते ही नहीं है, अब तुम ही इन्हें समझाओ। भैरव बाबू बोले। अब तक बीच में कमल पूछ बैठा, ये कोई बुरा विचार तो नहीं है? बाल बच्चे हैं कि नहीं? भैरव बाबू बोले, इसी कारण तो कहता हूँ क्योंकि इनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, फिर उनका लालन पालन करने के लिए भी तो कोई चाहिए। लेकिन कमल ने इसकी चिंता नहीं की कि भैरव बाबू के दिल की बात क्या है। वह बोला, फिर भी शादी करना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। उम्र भी तो 50 से कम नहीं होगी। बीच में अपरिचित धर से बोले, नहीं नहीं, मेरी उम्र अभी 45 ही है, तो भी हुई न 35 हो कि 45, विवाह की उम्र बीत चुकी है। दूसरी बात, जब भगवान ने संतान दे दी है तो फिर किस लिए विवाह करेंगे? लोग तो ऐसे ही परेशान करेंगे। अपरिचित व्यक्ति शर्मा गए और कमल मुस्कुराते हुए भैरव बाबू की तरफ देखने लगा। भैरव बाबू हंसते हुए बोले, तुम नौजवानों के विचार से ही जो दुनिया चली तो चलेगी। फिर कमल को किनारे ले जाकर आहिस्ते से समझाने लगे, मैंने सोचा है कि नलिनी गरीब विधवा के सिर से चिंता का पहाड़ उतर जाएगा। हाँ सुनो, इस विवाह में मसोमात का 1 पैसा भी खर्च नहीं होने देंगे। तुम लोग जितना कहोगे वह इन्हीं को देना पड़ेगा। उसमें हम लोगों की बात नहीं मानेंगे, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात कि ये भी सम्मान संपन्न लोग हैं, मसोमात में ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारा उस घर में आना जाना अधिक है, थोड़ा इस विषय में बात करने की कोशिश करना। कमल को इस तरह की बात सुनने की आशा नहीं थी। उसने एक भैरव बाबू की तरफ देखा और उसे अपरिचित की तरफ, फिर व्यंग करते हुए बोला, लेकिन ये तो विवाह नहीं करेंगे। अरे ये तो वैसे ही ना कर रहे हैं। भैरव बाबू हंसते हुए बोले। कमल का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा।
वह बोला, नलिनी गरीब लड़की है, ये सच है, लेकिन इस तरह का विवाह क्या उचित है? मैं तो इसे अपना समर्थन नहीं दे सकता। और वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वहाँ से चल पड़ा, लेकिन हृदय में जो शांति भर गई वह हट नहीं रही थी। पुस्तकालय में उसका मन नहीं लगा। वह वहाँ से जल्दी निकल गया। सोचा कि नलिनी के पास जाकर शायद थोड़ी राहत मिले, लेकिन यहाँ निर्विकार भाव से लेटी इस लड़की को देखकर अचानक उसकी आंखों के सामने उस अपरिचित का चेहरा नाच उठा। उसका मन ईर्ष्या से भर गया, जैसे नलिनी उसकी हो और कोई उससे छीन रहा हो। नलिनी वैसे ही पुस्तक पढ़ने में लीन थी। किसी अंश को पढ़कर वह इतनी रोमांचित हो उठी कि पुस्तक को सीने पर रखकर एक पल के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। फिर जब उसको पलकें खुली तो शर्म से जड़बड़ हो गई। वह जल्दी से आंचल ठीक करते हुए उठी और की कर्तव्य मूड खड़ी रही। कमल को उसकी इस घबराहट में हंसी आ गई और नलिनी के होठों पर भी लज्जा मिश्रित मुस्कान फैल गई। इस मधुर मुस्कान की तरंग में जैसे कमल की सारी चिंता अचानक गायब हो गई। वह हंसते हंसते नलिनी से बोला, किस किताब इतनी डूबी हुई थी? फिर बिस्तर पर से किताब को उठाते हुए बोला, ओह, तो आप परिणीता पढ़ रही थी। मामी को इसी की चिंता है। समाज के लोगों को भी देखता हूँ कि इसकी चिंता होने लगी है, और आज जाना कि आपको खुद भी इसकी चिंता होने लगी है। नलिनी की तो समझिए वही हालात थी, जैसे कोई जाड़े में भीगे बदनों पर और पानी उड़ेल रहा हो। फिर भी सास कर बोली, हाँ, आप ही जानते हैं कि इसकी चिंता है। ठीक है, मैं नहीं जानता। कहिए कि ये किताब कैसी लगी? बहुत अच्छी, नलिनी धीरे से बोली। ललिता का चरित्र बहुत अच्छा और शेखर का उसका भी बहुत बढ़िया है। और बेचारा ग्रीन, नलिनी को हंसी आ गई। वह तो सच में बेचारा था, लेकिन उसका चरित्र आदर्श है। वह जो है, कमल थोड़ा गंभीरता से बोला, इस तरह का विवाह संभव नहीं है। संभव नहीं तो असंभव भी नहीं है। वह कैसे? कमल ने प्रश्न किया। नलिनी बोली, दोनों में बचपन से दोस्ती थी, फिर वह दोस्ती सख्य प्रेम परिणित हो गई, तो इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन ललिता ने इन चीज़ों का अनजान थी। वह तो शेखर का दुराग्रह है। बिल्कुल गलत, नलिनी बोली। ललिता के दिल में शेखर के प्रति प्रेम नहीं था, उससे कोई बड़ी अभिलाषा नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? वह तो ललिता को नारी सुलभ लज्जा थी, जो उस भाव को छुपाए रखी। कमल को आश्चर्य हुआ। उसका यही अनुमान था कि नलिनी की चंचलता और वाक्पटुता से बचपन में उसकी सुंदरता का श्रृंगार थी, उम्र की गंभीरता में डूब गई होगी। लेकिन नलिनी के इस कथन का तात्पर्य क्या है? और यही भाव उसके हृदय में प्रश्न बनकर खड़ा हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? ये नलिनी कैसे बताए? जब तक वह बोल रही थी जैसे सब कुछ भूल गई थी। उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि वह कमल से बात कर रही है, उस कमल से जिसके साथ फिर आंख उठाकर देखना उसके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन इसका क्या आशय है? ये बहुत देर तक कमल सोचता रहा। अचानक उसके हृदय में एक कोमल भाव ने जन्म लिया। वह कोमल भाव जो चिरंतन रूप से सभी के हृदय में बैठा रहता है और अनुकूल परिवेश मिलते ही अपनी छटा फैला देता है। उसने मुग्ध दृष्टि से नलिनी की तरफ देखा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, उस नलिनी को जिसे वे आज तक एक कोमल, अज्ञात यौवना और बालिका समझ रहा था, लेकिन उसमें एक प्रेमिल हृदय पल रहा था, एक दीप शिखा जल रही थी। सज्जनों, जिसे और दीप्त होने के लिए स्नेह की जरूरत थी, उस हृदय लता को जो अपनी सारी सुषमा लेकर प्रस्फुट हुई थी, एक सहारे की जरूरत थी, एक आधार की कामना थी। आज उस कोमल हृदय में भी परिणीता बनने की इच्छा थी। इस निर्धन और निरीह लड़की के हृदय में वह उल्लास था जिसका आभास उसकी वाणी दे चुकी थी। ललिता भी इसी तरह एक दिन बच्ची थी, लेकिन शेखर के आकर्षण ने उसके हृदय में हलचल मचा दी। आज कमल को यही लगा कि जैसे नलिनी ललिता हो और वह शेखर। इस मधुर कल्पना मात्र से उसका अंग रोमांचित हो उठा। कमल नलिनी के ओर नजदीक आ गया। उसने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए, फिर अंगुली से उसकी ठुड्डी को
छूते हुए चेहरे को ऊपर उठाया और आहिस्ते आहिस्ते से बोला, नलिनी नलिनी। जैसे कल्पना लोक में डूब चुकी थी आवाज की दुनिया की दोस्तों। कमल ने स्पर्श से उसकी चेतना लौटी। उसने एक बार कमल की तरफ देखा, फिर शर्मा घर अपना चेहरा कमल के सीने में छुपा लिया और कमल सोचता रहा, क्या वह नलिनी है? नहीं, आज की नलिनी बदली हुई थी। अनुरागमयी शर्मिली नलिनी। उनका आज का परिचय नया था, एक अलग अनुभूति का, जिज्ञासापूर्ण, आश्चर्यजनक। यही सोचते सोचते कमल ने फिर कहा, नलिनी। लेकिन नलिनी को जैसे प्रश्न का अनुमान हो गया, वह शर्मा कर वहां से भाग गई और कमल मुग्ध आंखों से उसे जाते हुए देखता रहा। मैं तो बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया, भोर भये उठ जइयो रे लट किया बाबुल, काहे को चिंत करे। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, दाया सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों।